तुमको अपना दिसंबर 23 का अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट बनाना चाहिए, और ये अटेम्प्ट ऐसा होना चाहिए कि यही एकमात्र ऑप्शन है। सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ मेरे भाई, एकदम गायब हो जाओ अगले 4 से 5 महीने के लिए, मतलब दिसंबर 30 तक। तुम्हारा एग्ज़ाम कब होगा? 24 दिसंबर से स्टार्ट है और 30 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, मतलब 24-30 दिसंबर तक तुमको एकदम गायब हो जाना है, भूल जाना। लोगों को लगना चाहिए कि तुम गायब हो चुके हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई अस्तित्व है ही नहीं। बंद कर लो अपने आप को सबसे कट ऑफ करो। मेरे भाई ये एक पर्सनल चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि यही चीज़ तुमको रिजल्ट ला के देगा। वरना अगर तुम समाजवादी भी कर रहे हो, तुम दोस्ती यारी भी निभा रहे हो, तुम अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में हो, उन सभी चीज़ों को भी निभा रहे हो, फिर घर में 2-4 ऐसे 4 चुतियापे के चक्कर में पड़े हुए हो जिससे तुमको मिलना जुलना कुछ है नहीं, अल्टीमेटली उस दिसंबर के अटेम्प्ट में भी कट जाएगा। तो नहीं है, एक बात गांठ बांध के रख लो, दिसंबर 23 एक मात्र ऑप्शन है सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जिस्टिंग स्कीम में बड़ा इजीली पास कर सकता है। मैं बार बार इस बात को ये पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि ICAI अब नहीं चाहता है कि इंटरमीडिएट लेवल पे वैसा बच्चा चला जाए जो इंटरेस्टेड ही नहीं है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में, जो चाहता ही नहीं है। हो सकता है कोई किसी का लालच में इंटर कर गया कोर्स में, कोई पैसा दिखा कर आ गया, कुछ लोग सोचा कि यार साइन करने को मिलेगा, साइन ही सब कुछ है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित एंड यू आर वाचिंग अंकित सीए टॉक्स। 7 अगस्त 2023 को सीए फाउंडेशन जून 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। आज है 14 अगस्त। इस एक हफ्ते के बीच में मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अब क्या तुमको करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। मैंने कुछ भी बात नहीं किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर 7 अगस्त को रिजल्ट आया है तो उस दिन सबसे पहला कॉल तुम्हारे मित्र का आया होगा, जिसने ये पूछा होगा कि भाई तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। अब पास हो गए होगे तो उनके लिए भी फेवरेबल है और तुम्हारे लिए भी फेवरेबल है, और दोनों के घर में खुशहाली से भरा हुआ माहौल चल रहा है। लेकिन इन केस जब तुम्हारा फ्रेंड पास हो जाता है और तुम पास नहीं होते हो किसी भी कारण से, यार हो सकता है तुम रिवीजन नहीं किए, हो सकता है तुम टेस्ट वगैरह नहीं दिए, हो सकता है कि तुम किसी 2-4 फालतू चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए थे, तुम सीरियस ही नहीं थे, बहुत सारे कारण होते हैं। अब तुम्हारे मित्र तो पास हो गए हैं और तुम पास नहीं हुए, तो ये वीडियो है तुम्हारे लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये कि क्या मैं स्ट्रैटेजी बताने जाऊँ इस वीडियो में? नहीं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्या तुम्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, मतलब एट अ टाइम अभी क्या करना चाहिए। अब देखो, एक हफ्ते मैंने वीडियो नहीं डाला, मैं सोचा क्या फालतू का यार मैं कुछ डालूंगा फालतू का, तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम अफेक्ट भी हो गया। अगर हम मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया तो तुम सीरियस ले लिए तो भाई तुम्हारे लिए भी वो बात ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने एक हफ्ते वीडियो नहीं डाला। अब तुम्हें क्या करना चाहिए अभी? क्या एक हफ्ते हो सकता है तुम्हारा रोना धोना, तुम जितने भी परेशान थे, डिप्रेस थे, उससे कहीं ना कहीं उभर चुके होगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुमको ये पता है भाई कि अगर सीए करना है तो तुमको इस चीज़ का आदत लगाना होगा कि तुमको स्ट्रगल करना है, तुमको रियलिटी चेक लेना है कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में सीए की जर्नी में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो एक हफ्ते हो गया है, अब क्या है, हो सकता है कि तुम लोग डिसीजन ले लिए होगे कि री अटेम्प्ट देना है, लेकिन अगर डिसीजन आज भी नहीं लिए हो तो चलो बात करते हैं कि डिसीजन कैसे लेंगे। लेट्स सपोज लेते हैं कि सीए फाउंडेशन जून 2023 का अटेम्प्ट तुम्हारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग स्कीम के तहत तुम्हारा दिसंबर 2023 का जो अटेम्प्ट है ये लास्ट अटेम्प्ट है। उसके बाद सीए फाउंडेशन मई 24 का रिजल्ट और भी डिक्लाइन होने वाला है, और भी गिरने वाला है, क्योंकि भाई BCR हट गया और BCK हट गया, जो इकोनॉमिक्स और लॉ में एक एड ऑन एडवांटेज देता था, जिससे हमको कहीं ना कहीं ओवरऑल कुछ सीखने को भी मिलता था, वो सब्जेक्ट अब हट गया। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए।
भाई मेरे भाई एक अटेम्प्ट से लेकर 4 अटेम्प्ट के बीच में हो तो क्लियर कट बोलेंगे दिसंबर अटेम्प्ट तुमको अपना चुन लेना चाहिए। दिसंबर अटेम्प्ट में तुमको इस अप्रोच से चुन लेना चाहिए कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये एकमात्र ऑप्शन है जिससे हम अपने सीए के जर्नी में एक स्टेप आगे जा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि जिनका छठा अटेम्प्ट है, जिनका 7वां अटेम्प्ट है, जिनका 8वां अटेम्प्ट है, कुछ लोग होता है कि यार 10-10 अटेम्प्ट दे के बैठा हुआ है, उसका 5 साल पी लिया सिर्फ सी फाउंडेशन का एग्जामिनेशन देकर। जी हाँ, अब किसी भी कारण से हो सकता है यार कि वो बार बार सीरियस नहीं है, रिवाइज नहीं कर रहा है, या उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, या वो इस जर्नी को लेकर सीरियस है ही नहीं। तो मेरे भाई तुमको तो इमीडिएटली इफेक्ट से आज ही क्विट कर देना चाहिए और एक ऑल्टरनेट ऑप्शन चुन लेना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मोटिव क्या होता है? पैसा। अल्टीमेटली भाई पढ़ ही क्यों रहे हो? पढ़ ही इसलिए रहे हो कि भाई पैसा कमा सके, जीवन में कुछ एड ऑन एडवांटेज मिले, जीवन में कुछ अचीवमेंट मिले, और पढ़ाई एक माध्यम है अचीवमेंट का। तो मेरे भाई अगर तुम इस जर्नी से कुछ नहीं कर पा रहे हो तो किसी और फील्ड में जाकर वहाँ का ज्ञान लो, वहाँ का नॉलेज लो, वहाँ एक्सेल करो। ये अच्छा ज़्यादा मैं प्रीफर करना चाहूँगा। वैसे स्टूडेंट जो लोग समझ जाते हैं कि भाई ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हमसे होगा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ये हमारे इंटरेस्ट के अंदर आता ही नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज मत समझो, इंटरेस्ट का मतलब कि मुझे ये चीज़ पसंद है ही नहीं, ये मेरे लिए है ही नहीं, ना ये मेरे हित के लिए है। तो इस चीज़ में माथा खपाने का और अपना कीमती समय बिताने का फ़ायदा क्या है? कुछ लोग ऐसे सोचकर अगर सीरियस होकर इस जर्नी को यहीं क्विट करके किसी और चीज़ में चले जाएंगे तो मेरे भाई तुम्हारी गारंटी तो मैं ज़रूर लेता हूँ कि उस दूसरे फील्ड में, उस दूसरे करियर में तुम ज़रूर से एक्सेल कर दोगे। एटलीस्ट वहाँ तुमको प्रोग्रेस ज़रूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि मेरे भाई जिसका रिजल्ट 198 पे फेल हुआ, कुछ लोग 199, मेरे भाई कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो 198 पे फेल हो गया, 199 पे फेल हो गया, जिसको 220 आया है, 240 आया है, तब भी फेल है। क्यों? इंडिविजुअल में फेल हो गया। मैथ में 30-35 नंबर आया, इंडिविजुअल में नहीं हो पाया 40%। फिर अब ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को मैं एक बात सजेस्ट क्लियरली करना चाहूँगा, मेरे भाई तुम पास हो, तुम पास हो। बस तुमको करना ये है कि दिसंबर के अटेम्प्ट में उस पेपर में खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रीज़न के बारे में कि क्यों तुम फेल हुए, क्यों फेल हुए, और आखिर हमारा अटेम्प्ट लग ही क्यों रहा है। हम लोग सीरियस नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा है। यार देखो, बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों के बारे में बात करना जो मल्टीपल अटेम्प्ट देकर इक्का दुक्का नंबर से फेल हो जा रहे हैं। इक्का दुक्का नंबर, सिर्फ एक नंबर किसी का सालों ले गया, एक नंबर किसी का 6 महीना उठाकर ले गया, अल्टीमेट आउटकम बिल्कुल नहीं मिला। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर या बोलकर मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को एक बात कहूँगा, तुम पास हो। और रीज़न का बात करें तुम्हारे फेलियर का, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे मैथ हो सकता है तुम्हारा प्रैक्टिस में कमी रह गया, तुमने मॉक टेस्ट नहीं लगाया। मेरे भाई मैथ में ऐसा है ना कि हर महीने तुमको एटलीस्ट 3 टेस्ट जरूर दे देना चाहिए। कैसे टेस्ट? चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, और उसके बाद तुमको फुल फ्लेज टेस्ट देना चाहिए। जितना भी तुमने सिलेबस कवर किया है हर महीने तुमको देना चाहिए। जितना ज़्यादा टेस्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा मार्क्स गेन, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन। मेरे भाई ये एक रोल था। मैक्सिमम मैं जानता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से जो सीए में कर रहे हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, सबसे बड़ा हर्डल है उनका मैथ। अब मैथ सबसे बड़ा कारण बन के आया है, तो जाहिर सी बात है यही कारण हो सकता है कि प्रैक्टिस नहीं रहा, टेस्ट नहीं दिए, हो सकता है रिवीजन में भी तुम लोग डामाडोल किए होगे, जिसके कारण तुम्हारा मैथ का पेपर नहीं निकला। अब रीज़न के बारे में बात करें इन जनरल, तो माना जाता है कि पहला रीज़न है कि उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कमी था। क्वेश्चन देखे एग्जामिनेशन में, तुमको लगा कि यार इस चैप्टर से है, लेकिन उस चैप्टर से जो टॉपिक पे आया तुमको वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो भाई कैसे सॉल्व होगा? कॉन्सेप्ट पे क्लियर ना रहना, प्रैक्टिस ना रहना, उसका मल्टीपल रिवीजन ना देना, उसका टेस्ट नहीं देना,
ये एक मेजर कारण है जो मैं तुमको बता रहा हूँ अपने इस वीडियो में, जिसके कारण तुम्हारा जून 23 के अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं आया। अब कैसे रिजल्ट आएगा, हाउ टू मेक अ स्ट्रेटेजी फॉर दिसंबर 2023, इसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, फालतू टाइम तो वेस्ट करने का मेरा भी मूड नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी सिर्फ इतना ही सा है कि अगर तुम एक रिपीटर हो, अगर तुम री अटेम्प्ट देने का डिसीजन ले चुके हो, लेकिन अगर डिसीजन नहीं लिए हो, तो मुझे लगता है कि मैंने बात कर लिया पहले ही इस वीडियो के पहले पोर्शन में कि यार अगर तुम्हारा अटेम्प्ट पहले से लेकर चौथे के बीच में है, तो तुम हर चीज़ से कट ऑफ करना सबसे पहला डिसीज़न ये होना चाहिए अगर तुम दिसंबर का अटेम्प्ट देने के लिए सीरियस हो गए हो तो। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है मेरे भाई? स्ट्रैटेजी तो बात सिंपल सा है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी मैंने बहुत पहले ही बनाया था। मेरा ये मानना है कि तुमको सितंबर या अक्टूबर एंड तक सिलेबस ख़त्म कर लेना चाहिए, जो भी हो। सबसे पहला 100% सिलेबस के चक्कर में नहीं रहना। जितना सिलेबस होता है उस पोर्शन को 100% करो, रादर देन कि हम 100% कंप्लीट करेंगे। 100% कंप्लीट करने से अच्छा है कि 60% करो, वो 60% 100% होगा। और उसी का मल्टीपल रिवीजन दो, मल्टीपल रिवीजन। अब ये रिवीजन कैसे करें? अब इस रिवीजन को मैं 3 भाग में बांटता हूँ। एक टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक को जिस दिन तुम पढ़े हुए हो उसको पहला रिवीजन दे दो। ठीक है, मतलब आज हम पढ़ रहे हैं कंसिडरेशन के बारे में, आज हम पढ़ रहे हैं ऑफर्स के रूल्स के बारे में, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस के बारे में, कुछ भी पढ़ रहे हैं। जैसे अकाउंट्स में हम लोग एक्यूरल कॉन्सेप्ट को पढ़ें, या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, उन टॉपिक को पढ़ें। तो वो सारा टॉपिक को चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज, उस टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे। अब ये रिवाइज कैसे करेंगे? विद इन द सेम डे। लेट सपोज आज 14 अगस्त है, आज हम पढ़ रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो भी हमारा थ्योरेटिकल चीज़ है, जो कंसेप्ट्स है जिसको हम सीखे हैं, उसको 24 घंटे के अंदर एज अ टॉपिक वाइज उसको पहला रिवाइज करो। उसके बाद मेरे भाई जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसको 1 हफ्ते के अंदर चैप्टर वाइज रिवाइज दो। पूरा चैप्टर को खंगालना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। और जो थर्ड रिवीजन है वो मंथली रिवीजन है। वो मंथली रिवीजन का मतलब है कि अब आज तक लेट सपोज 31 अगस्त तक तुम्हारा जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उस पूरे सिलेबस को अगले 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक रिवीजन में डालो। ये तुमको बहुत ज़्यादा एक एड ऑन एडवांटेज और पुशअप देगा तुमको कि भाई जितना पढ़े हैं उतना ज़रूर आ रहा है। और उस पोर्शन से एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो भाई बन ही जाना है ना। सोचते नहीं हो यार, हम उसके बारे में सोचते हैं कि यार ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं किए, वो भी नहीं किए, उस चक्कर में रह जाते हैं और जो किए वो भी भूल जाते हैं। तो मेरे भाई दोनों तरफ से क्यों मार खा रहे हो? एटलीस्ट एक तरफ से तो मजबूत रहो। तो एक तरफ से मजबूत रहना ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है। ठीक है, रिवीजन ऐसे करना है, फिर टेस्ट कैसे देना है। अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म करो और अक्टूबर के बाद तुमको एक चीज़ का श्योरिटी लेना है कि हर दिन एक टेस्ट लगाना है, हर दिन। अभी जैसे टेस्ट तुमको देना है तो भाई मंथली वाइज तुम एक टेस्ट दे सकते हो, लेकिन अक्टूबर के बाद हर दिन तुम टेस्ट दो। हर दिन अकाउंट्स है, अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करो। ICAI के MTP, RTP, PYQ पे खास फोकस करो। फिर लॉ का बात करें तो लॉ में सबसे बड़ा हर्डल आता है कि यार लिखने में प्रॉब्लम होता है कि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन कैसे लिखें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे लिखें, जिसको केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, उसको कैसे लिखें। इन सभी चीज़ों में भी प्रॉब्लम आता है यार, क्योंकि होता है यहाँ पे हम लोग मटेरियल उठा लिए, यहाँ पे 2-4 फैकल्टी का नोट्स उठा लेते हैं, इजी लैंग्वेज होता है, ICAI के लैंग्वेज से मैच नहीं करता है। और एट द एंड ऑफ द डे जो हम वही कंटेंट जो उस नोट्स में उस फैकल्टी ने दिया है इजी लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज हम लोग लिख के आते हैं और ICAI उस पर हमको मार्क्स देता ही नहीं है। मेरे भाई तुमको ICAI किताब जब देता है तुम उस मटेरियल के कंटेंट को पढ़ के नहीं गए, और फैकल्टी के मटेरियल को पढ़ के जो इजी लैंग्वेज में तुमको सब समझ में आ रहा है कि यार मज़ा आ रहा है, अब क्या करना है, अब तो सब समझ में आ गया। आज जब लिखने का बारी आया तो फट के 4 नहीं फट के 8 हो गया। तो मेरे भाई उस 3 घंटे में टेस्ट मत लो, लिखना प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी प्रोविज़न पढ़ रहे हो उसको लिखो, देखो कैसे आता है।
ICAI के सजेस्टेड आंसर से मैच करो कि क्या वो स्टैंडर्ड मैच हो रहा है जो तुमने लिखा है, जो ICAI के सजेस्टेड आंसर में स्टैंडर्ड है उससे मैच हो रहा है। ये मेरा एक लॉ का सजेशन है। मैं स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा हर सब्जेक्ट वाइज, लेकिन ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है कि तुमको ओवरऑल क्या अप्रोच लेके चलना है दिसंबर के लिए। मैथ का बात करें तो ऑलरेडी बात की है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा टेस्ट, जितना ज़्यादा रिवीजन, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पूरा चैप्टर कैलकुलेटर पे मैंने सॉल्व करके एक वीडियो में बताया कि भाई पूरा चैप्टर कैलकुलेटर पे तुम कर सकते हो। 90% क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कैलकुलेटर पे हो जाता है। ऐसा ट्रिक देखो ना यूट्यूब पे, देखो हर फैकल्टी है जो कुछ ना कुछ ज़रूर बता के गया है कि तुमको कैसे क्या करना है, कैसे तुमको कौन सा चैप्टर कैसे सॉल्व करना है। भाई मेरे भाई लंबे अप्रोच के चक्कर में मत रहो। कुछ लोग होता है स्मार्ट वर्क के चक्कर में सिर्फ रहता है, नहीं। स्मार्ट वर्क में दो चीज़ होता है, एक स्मार्ट वर्क, दूसरा होता है इफेक्टिव वर्क। मतलब इफेक्टिव वर्क मतलब कि भाई आप अपना स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, आप स्मार्टली सोच भी रहे हैं कि क्या अप्रोच होना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको इफेक्टिव वर्क का मतलब होता है कि आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, आपको कुछ गेन भी हो रहा है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव वर्क मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैथ में यही है। इकोनॉमिक्स और BCK में कहना ही नहीं है। एक बात गांठ बांध के रख लो, दिसंबर 23 एक मात्र ऑप्शन है CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जिस्टिंग स्कीम में बड़ा इजीली पास कर सकता है। मैं बार बार इस बात को ये पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि ICAI अब नहीं चाहता है कि इंटरमीडिएट लेवल पे वैसा बच्चा चला जाए जो इंटरेस्टेड ही नहीं है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में, जो चाहता ही नहीं है। हो सकता है कोई किसी का लालच में इंटर कर गया कोर्स में, कोई पैसा दिखा कर आ गया, कुछ लोग सोचा कि यार साइन करने को मिलेगा, साइन ही सब कुछ है। तो इन सभी चीज़ को देख कर आ रहा है। तो ICAI भी चाहता है कि भाई उसको फाउंडेशन नहीं छाड़ दो, क्योंकि अब फाउंडेशन का लेवल हार्ड होने वाला है। ICAI का सिंपल सा अप्रोच है कि एंट्रेंस को हार्ड करते जाएंगे। देख रहे हो ना, दिन बर दिन ये फाउंडेशन का रिजल्ट गिरते जा रहा है। कहाँ दिसंबर के अटेम्प्ट में 44-45% आता था, अब आता है दिसंबर में 30% और जून में आता है 25% से भी नीचे आता है। देख रहे हो ना, दिसंबर 22 में 90,000 स्टूडेंट फेल, 1,20,000 स्टूडेंट अपीयर हुआ, जिसमें से भाई 90,000 ऑलमोस्ट फेल हो गया। और इस बार दिसंबर के अटेम्प्ट में कितना होगा मेरे भाई? रिजल्ट में मैंने देखा ओवरऑल कि यार लगता है 70 से लेकर 75,000 स्टूडेंट फेल हुआ, 90,000 से लेकर 95,000 स्टूडेंट अपीयर किया होगा, जिसमें से 75,000 फेल हो गया। लोग 15-20,000 स्टूडेंट हो सकता है ओवरऑल पास हुआ मिला जुला के। ये तो तुम्हारा रिजल्ट का एक एस्टिमेशन बताया जा रहा है कि भाई आने वाले समय में CA फाउंडेशन कहाँ जा रहा है। हर इंस्टीट्यूशन चाहता है कि मेरे भाई हमारे इंस्टीट्यूशंस का नाम ग्रो हो, हमारे इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा स्टूडेंट पढ़ के निकले जिसको हर चीज़ का नॉलेज हो, जिसको हर चीज़ का सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो। तो CA भी अब अपने आप को वहीं ले जा रहा है, ICAI भी अपने इंस्टीट्यूट को वहीं ले जा रहा है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टीट्यूट बने, और यहाँ से जो भी स्टूडेंट निकल गया है वो प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कहीं भी जाए, वो हर प्रकार के काम कर सके। ये वीडियो तुम सभी को कैसा लगा दोस्तों, नीचे कमेंट में बताना। आई होप इस वीडियो से तुमको कुछ ना कुछ यार जरूर सीखने को मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि मैंने जो बताया इस वीडियो में तुमको कुछ भी सीखने को नहीं मिला। चलिए आज के इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे एंड जय हिंद।